नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य प्रशासन हम पढ़ रहे थे और आज हम उसी क्लास को आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू। ठीक है, उसमें हमने जो है प्रशासन का स्तरीकरण करके और प्रत्येक स्तर की बात हमने कर ली थी पिछली क्लास में। आज हम न्याय प्रशासन की बात करेंगे और संभव रहा तो सैन्य प्रशासन भी पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं हेडिंग डालता हूँ। मौर्य प्रशासन में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रशासन का स्तरीकरण देख लिया था। आज हम देखेंगे न्याय प्रशासन। ठीक है, न्याय प्रशासन देखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल आता है विद्यार्थियों, है ना। न्याय प्रशासन की बात हम करने वाले हैं। तो मैं बताऊँ आपको न्यायालय के प्रकार में, वैसे तो मैंने कंटक शोधन और धर्मस्थीय या धर्मस्थलीय दो प्रकार के न्यायालय की बात मैंने बताई थी आपको, लेकिन कहाँ कहाँ पे कैसे न्यायालय होते थे ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे संपूर्ण साम्राज्य का, या मैं कहूँ तो वर्तमान में जैसे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे उस ज़माने में भी एक कोर्ट होता था जो कि सम्राट का न्यायालय होता था। केंद्र में होता था, एक ही होता था, पूरे साम्राज्य का एक न्यायालय। और उसमें न्याय का काम कौन करता था? सम्राट करता था। दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मामले को अकेला सुनता था। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय था, सम्राट का न्यायालय, वो एकल न्यायालय था। ठीक है, उसके बाद फिर जो न्यायालय आता था वो आता था हमारे जनपद न्यायालय, है ना। जनपद न्यायालय जो था वो एकल न्यायालय नहीं होता था, दो न्यायालय यहाँ पे अलग अलग होते थे जनपद में। एक दीवानी मामले देखता था, एक फौजदारी देखता था, है ना। यानी कि कंटक शोधन और धर्मस्थलीय दो प्रकार के न्यायालय यहाँ पे होते थे। ऐसे ही उससे नीचे होता था द्रोणमुख न्यायालय, वहाँ भी दोहरी शासन प्रणाली, मतलब हाँ दोहरी शासन प्रणाली थी एक तरीके से, मतलब अलग अलग दीवानी और वित्त अलग अलग, सॉरी, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के अलग अलग देखे जाते थे। और फिर संग्राहक न्यायालय में भी यही व्यवस्था थी। ठीक है, और सबसे निम्नतम स्तर पे था ग्रामीण न्यायालय, है ना। ग्रामीण न्यायालय भी सम्राट के न्यायालय की भांति एकल न्यायालय था। दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के निर्णय ग्रामीणी स्वयं अपने स्तर पे निपटाता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी इनकी। मैं यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए किस प्रकार की इनकी शासन प्रणाली थी, है ना। और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो है सम्राट का न्यायालय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यायालय के प्रकार, एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, न्यायालय के प्रकार, है ना। मौर्य काल में न्यायालय के प्रकार। ठीक है, तो इसमें देखो न्यायालय के प्रकार में सम्राट का जो न्यायालय होता था, सम्राट का न्यायालय ये सबसे बड़ा न्यायालय होता था ना। सम्राट का न्यायालय जो था ये सर्वोच्च न्यायालय होता था। इसके बाद जो न्यायालय आते थे वो आता था जनपद न्यायालय, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ, है ना। जनपद न्यायालय, ठीक है, जनपद न्यायालय हो गया। जनपद न्यायालय के बाद जो न्यायालय होता था वो होता था द्रोणमुख न्यायालय, है ना। कौन होता था? द्रोणमुख न्यायालय। ठीक है, द्रोणमुख न्यायालय होता था। ठीक है, द्रोणमुख न्यायालय होता था। द्रोणमुख न्यायालय के बाद संग्राहक न्यायालय होता था, है ना। कौन सा? संग्राहक न्यायालय होता था। ठीक है, और विद्यार्थियों संग्राहक न्यायालय के बाद जो होता था आखिरी न्यायालय होता था वो होता था ग्रामीण न्यायालय, है ना। ग्रामीण न्यायालय या ग्रामीणी का न्यायालय। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था थी। ठीक है, अब इसमें आप देखिए सम्राट का न्यायालय और ग्रामीण न्यायालय ये दोनों एकल न्यायालय हुआ करते थे, है ना। एकल न्यायालय का मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एकल न्यायालय, एकल न्यायालय, है ना। एकल न्यायालय, और ये भी क्या होता था? एकल न्यायालय होता था, है ना, एकल न्यायालय। ठीक, और यहाँ पे एकल का मतलब क्या होता है? दीवानी, दीवानी व फौजदारी, दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के मामले यही निपटाता था, दोनों मामले देखता था, दोनों मामले
देखता था। ठीक है, दीवानी फौजदारी दोनों प्रकार के मामले यही देखता था, इसलिए एकल न्यायालय था। और न्यायाधीश यहाँ पे कौन होता था? न्यायाधीश होता था सम्राट, है ना, न्यायाधीश स्वयं सम्राट होता था। ऐसे ही यहाँ पे थी व्यवस्था एकल न्यायालय, यहाँ पे भी वही दीवानी प्लस फौजदारी, है ना, दीवानी प्लस फौजदारी दोनों मामले देखता था। ठीक है, दोनों मामले देखता था। ठीक है, और न्यायाधीश कौन होता था? न्यायाधीश की बात करूँ तो ग्रामीणी जो होता था वो ही न्यायाधीश होता था। मैंने वहाँ पे बताया था ग्रामीणी में कि ग्राम के वृद्ध जनों की सलाह पर और वो न्याय का काम देखता था, ग्रामीणी, है ना, ये बात मैंने वहाँ पे लिखी है, तो ये ग्रामीणी का काम होता था। अब इन तीनों की व्यवस्था क्या थी? देखो, तीनों पे जो व्यवस्था थी वो विद्यार्थियों अलग थी। तीनों में दो दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। एक कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था, और एक था धर्मस्थलीय, है ना, धर्मस्थलीय जो था वो दीवानी न्यायालय था। और दीवानी न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठता था उसको व्यावहारिक बोलते थे, और कंटक शोधन में जो न्यायाधीश बैठता था उसको प्रादेष्टा बोलते थे, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था थी। देखो इनमें क्या क्या व्यवस्था थी, देखो ना, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। इनमें दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे, है ना। दो प्रकार के न्यायालय कौन कौन से होते थे? जैसे मैं बताऊँ, एक प्रकार तो हो गया हमारा दीवानी न्यायालय, है ना, दीवानी न्यायालय, है ना। और दीवानी न्यायालय को बोलते थे धर्म स्थलीय, है ना, धर्म स्थलीय, इसको क्या बोला जाता था? धर्म स्थलीय बोला जाता था। और इसका जो न्यायाधीश होता था वो कहलाता था व्यावहारिक कहलाता था, है ना, व्यावहारिक कहलाता था। ये बात मैं बता चुका हूँ वैसे पहले। और दूसरा जो न्यायालय होता था वो होता था फौजदारी न्यायालय होता था। फौजदारी न्यायालय, है ना, फौजदारी न्यायालय को क्या बोलते थे? कंटक शोधन बोला जाता था। फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन बोला जाता था, है ना, कंटक शोधन बोला जाता था। अब कंटक शोधन बोला जाता था तो कंटक शोधन यहाँ पे जो न्यायाधीश होता था वो होता था प्रदेष्टा, है ना। कौन सा होता था? न्यायाधीश जो होता था वो होता था प्रदेष्टा। ठीक है, प्रदेष्टा या प्रदेष्टा होता था, यहाँ का न्यायाधीश प्रदेष्टा होता था। अब इनके ये ऐसी की ऐसी व्यवस्था यहाँ भी थी और यहाँ भी ऐसी व्यवस्था थी, है ना। इसमें भी वही दो प्रकार के न्यायालय, मतलब यहाँ पे वही दीवानी, है ना, दीवानी और फौजदारी। ठीक है, दीवानी और फौजदारी, यहाँ पर भी वही दीवानी और फौजदारी, यही व्यवस्था यहाँ पे भी थी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इन तीनों में दीवानी फौजदारी इस प्रकार के मामले हुआ करते थे। अब दीवानी और फौजदारी में अंतर क्या था, है ना, वो अंतर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ दीवानी, हम यहाँ पे तो लिख देते हैं दीवानी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फौजदारी। ठीक है, दीवानी और फौजदारी, तो इसमें अंतर जो था, दीवानी में तो आते थे वित्त संबंधी मामले आते थे, ना, वित्त या जो है धन संबंधी मामले आते थे, है ना, धन संबंधी मामले जो होते हैं ना, धन संबंधी मामले, वो दीवानी मामले में आते हैं, धन संबंधी मामले। और इसमें आते हैं लड़ाई झगड़े मारकूट, है ना, लूटपाट वगैरह, लड़ाई झगड़े मारपीट, है ना, लड़ाई झगड़े मारपीट, और इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो फौजदारी में जाते हैं, ना। लड़ाई झगड़े मारपीट और चोरी डकैती लूटपाट वगैरह है वो सब इसमें आते हैं। लड़ाई झगड़े मारपीट चोरी डकैती लूटपाट आदि मामले जो है फौजदारी में जाते हैं। ठीक है, दीवानी फौजदारी का ये मैंने यहाँ पे बता दिया। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप, मोस्ट लगा देना इन दोनों को। ठीक है, कि ये फौजदारी न्यायालय तो क्या कहलाता था? कंटक शोधन प्रदेष्टा, इसका न्यायाधीश होता था। दीवानी न्यायालय को धर्मस्तरीय कहा जाता था, इसका न्यायाधीश व्यावहारिक कहलाता था। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप बढ़िया से आप ध्यान रखना। सम्राट का न्यायालय होता था, यहाँ पे दीवानी फौजदारी दोनों ही मामले सम्राट सुनता था,
और ग्रामीण न्यायालय में भी दोनों ही प्रकार के न्यायालय ग्रामीण ही सुना करता था। ठीक है, सॉरी। तो ये थी प्यारे साथियों व्यवस्था न्यायालयों की। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। अब मैं बताऊं कौटिल्य ने और कानून के क्या क्या स्रोत बताए हैं। तो कौटिल्य ने कानून के 4 स्रोत बताए, जिसमें धर्म, चरित्र, व्यवहार और एक बताया हमारे को राजाज्ञाएं। ठीक है, धर्म, चरित्र, व्यवहार और राजाज्ञाएं ये बताया था, जिसमें जो चरित्र है वो रीति रिवाजें हैं, और व्यवहार जो है वो समकालीन जो संहिताएं थी वो इसमें आती थी, समकालीन विधि संहिताएं इसमें आती थी, इसमें व्यवहार में। ठीक है, और राजाज्ञाएं तो सर्वोपरि कानून हुआ ही करता था। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार कानून के स्रोत 4 हैं ना, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग डालना नीचे, कानून के स्रोत, ये लिख दो आप, कानून के स्रोत, है ना। तो इसमें आप लिखना कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार कानून के 4 स्रोत होते थे, 4 स्रोत होते थे। ठीक है, ये स्रोत है। कौटिल्य के अनुसार कानून के 4 स्रोत होते थे। कौन कौन से? एक है धर्म, है ना, दूसरा है चरित्र, तीसरा है व्यवहार, और चौथा है राजाज्ञाएं, ठीक है। तो इसमें देखो चरित्र में आती हैं रीति रिवाजें। ठीक है, रीति रिवाजें। व्यवहार में आता है समकालीन विधि संहिताएं। ठीक है, समकालीन विधि संहिताएं, और राजाज्ञाएं तो थी, ये तो सर्वोपरि कानून माने जाते थे ना, राजा की आज्ञा तो सर्वोपरि कानून था, सर्वोपरि कानून होता था। ठीक है, सर्वोपरि कानून होता था। ठीक है, तो ये कानून के स्रोत हो गए। ठीक है, अब बात करें हम आखिर दंड की प्रकृति कैसी थी। तो यहाँ पे दंड की प्रकृति कठोर मिलती है हमको। ठीक है, मृत्युदंड भी दिया जाता था, और सामान्य अपराध भी होते थे। सामान्य अपराध को भी जो है 2 प्रकार से बांटा गया था, जैसे चोरी और जो डकैती लूटपाट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को साहस कहा जाता था। और जो सामान्य मारपीट करते थे, है ना, सामान्य मारपीट है, या जो है किसी को गाली वाली दे दी, है ना, कुवचन निकाल दिया, उसको जो है बाघ पुरुष कहा जाता था। इस प्रकार से सामान्य अपराध को भी 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, मानहानि वगैरह जो है, किसी की मानहानि कर दी, मतलब अपन गाली गलौज दे दिया, कुछ कुवचन बोल दिया, तो वो हो गया बाघ पुरुष, है ना, उसको बाघ पुरुष कहा जाता था। और चोरी वगैरह जिसने की है तो उसको कहते थे साहस, है ना, साहस। और साहस को भी जो है 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व साहस, मध्य साहस और उच्च साहस, है ना। पूर्व साहस करने वाले के ऊपर 48 से, और जो है करीब सॉरी 48 से, और 48 का आप डबल कर लो, 96 के बराबर, 48 से 96 जुर्माना लगाकर और उसको छोड़ दिया जाता था। मध्य साहस करने वाले को 200 से लेकर 500 पण का दंड दिया जाता था, और उच्च साहस करने वाले को 500 से 1000 पण का दंड जो है दिया जाता था। इस प्रकार से जो है सामान्य जो अपराध था उसको भी 2 भागों में बांट रखा था। और जो मृत्युदंड दिया जाने वाला जो अपराध था वो 4 प्रमुख कारण वहाँ पे बताए हैं। 4 प्रमुख कारणों में एक तो था पशुओं की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। किसी कारीगर को यदि अंग क्षति कर दी, किसी कारीगर की अंग क्षति कर दी तो भी मृत्युदंड दिया जाता था। राजकोष में जो है आपने घोटाला किया है तो भी आपको मृत्युदंड दिया जाता था। और
कर की चोरी की है, समय पर कर नहीं चुकाया, उसमें चोरी कर ली, तो उसमें भी आपको मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण को जो मृत्युदंड दिया जाता था वो जल में डुबो कर दिया जाता था। ये अशोक से पहले की व्यवस्था थी। अशोक ने जो है न्यायिक समानता की बात की और चारों वर्णों को समान दंड के लिए समान अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान लागू किया था, है ना। और अशोक ने एक बात और लागू की थी, यदि किसी को मृत्युदंड दिया है तो उसको 3 दिन की मोहलत दी जाती थी, है ना। ये सारी बातें थी। तो सॉरी इन सब की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको उतारें विद्यार्थियों, अगली स्लाइड पे बात करते हैं। आप बढ़िया से इसको उतारना और ये बढ़िया से समझना, इसको है ना, ढंग से समझना, आराम से समझ में आ ही जाएगा आपको। मैंने समझाने का बढ़िया तरीके से प्रयास किया है, ठीक है। किताबों में बड़ा ही पेचीदगी भरा मामला है ये, लेकिन जो है मैंने प्रयास किया है कि आपको बढ़िया तरीके से मैं समझा पाऊँ, तो मैंने इसको लिख दिया। आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम जो है आगे की बात करते हैं, ठीक है। बड़ी ही कठोर प्रणाली थी, बताइए। अंग क्षति कर दी, कारीगर को राजकोष में घपला कर दिया तो मृत्युदंड तक दे दिया जाता था, है ना। ये ऐसा कठिन प्रावधान, मतलब कठोर कानून यहाँ पे लागू था, है ना, ठीक है। तो चलो ये मैंने इसको मिटा दिया और हम दंड की प्रकृति को समझते हैं ना। दंड की प्रकृति, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दंड की प्रकृति कैसी थी, है ना, दंड की प्रकृति। तो इसमें हम लिखेंगे कि दंड की प्रकृति जो थी वो दंड की प्रकृति कठोर थी। यहाँ पे ना दंड विधान जो था वो कठोर था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दंड विधान कठोर था, है ना। अब कैसे कठोर था दंड विधान, इसमें जो है 2 प्रकार से विधान को बांटा गया था। एक तो था सामान्य अपराध, है ना, सामान्य अपराध, और एक इसमें था कि जो कठोर अपराध किया है जिसको मृत्युदंड तक दिया जाए वैसा अपराध, है ना। तो मृत्युदंड वाला अपराध में आप लिख सकता हूँ मृत्युदंड वाला अपराध, ठीक है। तो इसमें देखो सॉरी मृत्युदंड की तो बात हमने करी थी। मृत्युदंड में तो 4 प्रमुख कारण थे जिनकी हमने बात की, और सामान्य अपराध को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। जो कोई चोरी है, लूट है या डकैती किसने की है तो उसको साहस कहा जाता था, और यदि किसी की मान हानि की है, किसी को कुवचन बोला है तो उसको जो है वाघ पुरुष कहा जाता था ना। तो मैं इसको भी 2 भागों में बांट देता हूँ यहाँ पे। जैसे किसी की मान हानि कर दी, है ना, मान हानि की है या मारपीट की है ना, या कुवचन बोल दिया, है ना, कुवचन बोल दिया, गाली निकाल दी, मतलब ये ऐसा कर दिया, तो इसको बोलते थे वाघ पुरुष, है ना, वाघ पुरुष, ठीक है, वाघ पुरुष। और एक होता था कि किसी ने जो है चोरी की है, डकैती की है, चोरी डकैती की है ना, चोरी डकैती, या इसमें लूटपाट भी आ जाती थी, चोरी डकैती लूटपाट, तो उसको जो है साहस कहा जाता था, ठीक है। चोरी डकैती लूटपाट की बात कर लेते हैं। लूटपाट की है तो इसको साहस कहा जाता था ऐसे व्यक्ति को कि इसने साहस किया है, मतलब साहस किया है। और इसको भी फिर 3 भागों में बांटा, है ना, निम्न साहस, एक मध्य साहस, है ना, मध्य साहस, और तीसरा है उच्च साहस, ठीक है, उच्च साहस, ठीक है। निम्न साहस में 48 दूनी का 96 पर्ण दंड मिलता था। इसमें 200 से 500 पर्ण की बात की, और यहाँ पे 500 से और जो है 1000 पर्ण मुद्रा थी इनकी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई मिलता नहीं है, ठीक है। और उधर दिया जाता था मृत्युदंड। अब मृत्युदंड के लिए क्या क्या अपराध स्वीकार्य थे, एक तो मैं बताऊं यहाँ पे कारीगर की अंग क्षति, है ना, कारीगर की
अंग क्षति पर, है ना, अंग क्षति करने पर, किसी ने यदि कारीगर को अंग क्षति कर दी तो मृत्युदंड का वो भागी बनता था। ठीक है। दूसरा होता था राजकोष में घोटाले पर, राजकोष में घोटाला करने पर, घोटाला करने पर। तीसरा होता था सॉरी, कारीगर की अंग क्षति करने पर, राजकोष में घोटाला करने पर, और पशुओं की चोरी पर भी होता था ना, पशुओं की चोरी करने पर, पशुओं की चोरी करने पर। और चौथा होता था कर, कर की चोरी, है ना, कर की चोरी पर, मतलब कर यदि समय पे नहीं चुकाया, चोरी कर ली, है ना। तो ऐसे ये 4 स्थितियां थी जिसमें मृत्युदंड दिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्राह्मण को जो मृत्युदंड था वो शोक से पहले जल में डुबोकर दिया जाता था। अशोक ने न्यायिक समानता की बात की, है ना, वो वाली बात जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। अशोक ने जो है न्यायिक समानता की बात की थी, वो वाली बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ठीक है। तो देखो क्या न्यायिक समानता की बात की, इस प्रकार से ये दंड था। अब हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे एक पॉइंट के रूप में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अशोक से पूर्व, अशोक से पूर्व न्याय वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, है ना। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्राह्मण को मृत्युदंड जल में डुबोकर, जल में डुबोकर दिया जाता था। मगर अशोक ने न्यायिक समानता स्थापित की, न्यायिक समानता स्थापित की, है ना। न्यायिक समानता स्थापित की मतलब समान अपराध पर समान दंड, है ना, समान अपराध बराबर समान दंड, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो। ठीक है। इस प्रकार की बात की, ये बहुत बढ़िया बात थी, है ना। और एक बात और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, क्या लिखेंगे, एक बात और कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी, है ना। मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। ठीक है। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी, उसके बाद ही उसको मृत्युदंड दिया जाता था। मतलब सामान्य इच्छा इस प्रकार से नहीं कहते क्या, सॉरी, आखिरी इच्छा इस प्रकार से, तो उसमें 3 दिन की छूट दी जाती थी उसको। ये अशोक ने दी थी वैसे, है ना। ये किसने दी थी, अशोक ने दी थी, ये ध्यान रखना, अशोक ने दी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये विद्यार्थियों आप इसको उतारें। अब हम जो है न्यायिक प्रशासन में इतना ही है, अब हम सैन्य प्रशासन का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है। न्यायिक प्रशासन में इतना ही है, आप बढ़िया से इसको तैयार करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा प्रशासन, ऐसा मैं विश्वास करके चल रहा हूँ। नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करना बढ़िया से। ठीक है। जो भी आपको परिवर्तन करना चाहते हैं आप इस टीचिंग मेथड में, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर हम ये परिवर्तन चाहते हैं, हम ऐसे पढ़ना चाहते हैं, तो हम संपूर्ण प्रयास करेंगे, है ना। ऐसा मत कहना कि सर हम डिजिटल बोर्ड ले आइए, तो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने के लिए, इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए आपको 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके डिजिटल बोर्ड पे आपको जो है क्लासें मिल पाएंगी। ठीक है। और मेरे जैसे टीचर की तो नहीं है। ठीक है।
चलो अब हम सैन्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। सैन्य प्रशासन की जानकारी जो मिलती है वो अधिकतर हमको कौटिल्य ही दे देते हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन, मौर्य सेना का जो है चतुरंगिणी सेना के रूप में उल्लेख किया है ना। और कौटिल्य जो कहता है वो कहता है कि सेना में चारों ही वर्णों से लोग आ सकते हैं ना। उसने इस बात को स्वीकारा है ना, ठीक है। तो चलिए सैन्य प्रशासन का, सॉरी मैं न्याय प्रशासन को सैन्य प्रशासन कर लेता हूँ और फिर हम जो है लिखते हैं इसमें, ठीक है। सैन्य प्रशासन, तो सैन्य प्रशासन में हम ये बात लिख देते हैं, बेसिक बात लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन की जानकारी, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। वहाँ पे स्पष्ट राज्य का और ऐसे वंश का नाम नहीं मिलता ना, विद्वानों ने अनुमान लगाया है, ठीक है। अर्थशास्त्र से मिलती है जहाँ पर मौर्य सेना को, जहाँ पर मौर्य सेना को चतुरंगिणी सेना बताया गया है, चतुरंगिणी सेना बताया गया है, जो निम्न प्रकार से थी, ठीक है, जो निम्न प्रकार से थी। यहाँ पे मैं जो लगाना भूल गया, जो निम्न प्रकार से थी, ठीक है, निम्न प्रकार से थी। 4 प्रकार की सेना का जिक्र किया है, पदाति, अश्व सेना, रथ सेना और गज सेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, सॉरी, पहली है पदाति सेना, ठीक है। पदाति सेना जो थी, सॉरी, पदाति सेना में कुल सैनिक थे 6000, सॉरी। और पदाति सेना का जो अध्यक्ष होता था, मतलब मुखिया, वो पत्याध्यक्ष होता था, पत्याध्यक्ष है ना, पत्याध्यक्ष होता था। और इसमें जो है कई भाग होते थे इसके भी, है ना, इसके अंदर भी, मतलब कई जगह से आते थे। जैसे मौल बल जो होता था, मौल बल वो राजा की स्थायी सेना होती थी, है ना, मूल सेना जो कहते हैं वो होती थी, ठीक है। इसके अलावा एक भ्रटक बल होता था, भ्रटक बल, इसमें आते थे भाड़े के सैनिक आते थे, है ना, भाड़े के सैनिक मतलब पैसे देकर और ले आए किसी से भी, किराए के सैनिक। इसके अलावा जो है अमित्र बल, मित्र बल, श्रेणी बल, है ना, और आठवीं बल थे जो जंगल से सैनिक बुलाए जाते थे, वो मित्र बल थे, मित्र राज्य से सेना आती थी। अमित्र बल अमित्र राज्य से, है ना, मतलब शत्रु पक्ष से भी सेना आ जाती थी, तो अमित्र बल वो होता था। श्रेणी बल है कि जो श्रेणी होती थी, वहाँ से सेना आती थी, है ना। श्रेणी में क्या होता था, एक ही प्रकार के जो लोग व्यवसाय करते हैं उन लोगों का जो समूह है वो श्रेणी कहलाता था, तो वहाँ से भी सेना आती थी, है ना। इस प्रकार से पदाति जो सेना थी, इसमें सारे पैदल लोग होते थे, है ना, पैदल ये लड़ते थे। तो इस प्रकार के इसमें कई भाग थे, है ना, वो बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुल संख्या कितनी थी, 6 लाख की ये संख्या थी, है ना, 6 लाख सैनिक थे इसमें, ना 6 लाख सैनिक थे। और इसका प्रमुख जो होता था, इसका प्रमुख कौन कहलाता था, पत्याध्यक्ष कहलाता था, ठीक है, पत्याध्यक्ष कहलाता था। और इसमें सभी सैनिक पैदल होते थे, सभी सैनिक पैदल होते थे, है ना, पैदल होते थे। अब इसमें देखो
इसमें भी कई भाग होते थे। जैसे एक नंबर पे इसमें हम लिखना चाहें, एक नंबर पे तो हो गया मौल बल। कौन हो गया? मौल बल। मौल बल में तो आती थी मुख्य सेना, मुख्य सेना, या सम्राट की जो स्थायी सेना है वो आती थी स्थायी सेना। ठीक है, मौल बल में। 2 नंबर पे मैं बात करूं तो ब्रैटक बल। ब्रैटक बल, ब्रैटक बल में आ जाते थे भाड़े के सैनिक, है ना, भाड़े के सैनिक आते थे। ऐसे तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो जो है श्रेणी बल। श्रेणी बल मतलब श्रेणी से सैनिक आते थे, श्रेणी के सैनिक आते थे इसमें, है ना। श्रेणी के सैनिक। अमित्र बल, अमित्र बल इसमें आते थे, मतलब शत्रु पक्ष के सैनिक, है ना, शत्रु पक्ष के सैनिक आते थे। नंबर 5 पे मित्र बल। मित्र बल इसमें आते थे मित्र राज्य के, है ना, मित्र राज्य के सैनिक आते थे। ठीक है, शत्रु पक्ष के मतलब है शत्रु राज्य के सैनिक, है ना, मित्र बल हो गए। छठे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दूँ आठवीं बल। आठवीं बल, आठवीं बल में जो आते थे वो आते थे वनों से, वनों से जो बुलाए जाते थे, वनों से बुलाए जाने वाले, है ना, वनों से बुलाए जाने वाले सैनिक जो होते थे वो इसमें आते थे। इस प्रकार से ये पदाति सेना में इतने सारे लोग शामिल होते थे, ऐसा हमको कौटिल्य साहब बताते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती थी? 6 लाख की होती थी। ठीक है, इसके बाद जो अगली जो सेना का रूप था मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 2 नंबर पे, वो होते थे अश्वाध्यक्ष, है ना, अश्वाध्यक्ष मतलब अश्व सेना होती थी, है ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा अश्व सेना, अश्व सेना, है ना, अश्व सेना होती थी। अश्व सेना की जो संख्या थी वो 30,000। कितने थे अश्व सेना? 30,000 से 30,000 सैनिक थे। और इनका जो प्रमुख होता था, प्रमुख, इनका जो प्रमुख होता था वो अश्वाध्यक्ष होता था, अश्वाध्यक्ष होता था। 30,000 की संख्या थी। ठीक है, इसमें इतना ही है। नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हम लिखें तो एक होता था गज सेना होती थी, है ना, गज सेना। ठीक है, गज सेना में जो टोटल होते थे वो थे हमारे 9,000 थे ना, 9,000 थे। और इसका जो प्रमुख होता था गज सेना का प्रमुख वो होता था गजाध्यक्ष, है ना, या हस्त्याध्यक्ष होता था, हस्त्याध्यक्ष होता था, है ना, हस्ताध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष होता था। ठीक है, हाथियों की सेना का अध्यक्ष हस्ताध्यक्ष। और चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूं तो वो होती थी रथ सेना, रथ सेना। ठीक है, रथ सेना जो होती थी इसमें रथ सेना का जो अध्यक्ष होता था वो रथाध्यक्ष होता था। और 800 ही थी, है ना, ये हजारों में है, ये 800 ही थी ना। तो यहाँ पे मैं संख्या लिख सकता हूँ, कुल तो होते थे ये 800। और रथाध्यक्ष जो था इसका प्रमुख होता था। ठीक है, प्रमुख की बात करूँ तो रथाध्यक्ष, रथाध्यक्ष जो था वो इनका प्रमुख होता था। ठीक है, तो ये आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और इन जो चारों अध्यक्ष थे, इन चारों अध्यक्ष सॉरी सेनापति के अधीन हुआ करते थे, है ना। सेनापति मैंने आपको लिखाया है, प्रथम प्रकार का अमात्य जो था उसमें आते थे सेनापति, जबकि ये अध्यक्ष जो आते थे अश्वाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, रथाध्यक्ष, ये तृतीय प्रकार के अमात्य में आते थे, है ना। और जो सेना युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता था वो नायक होता था, है ना, नायक होता था, वो भी मैंने आपको बताया है, नायक। और नायक जो होता था वो होता था द्वितीय प्रकार का अमात्य, है ना। ये तीनों बात आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे कि यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि उक्त चारों अध्यक्ष कौन कौन से, एक तो मैंने लिखा पदाति में ये प्रत्याध्यक्ष 1 2 3 4 है ना, उक्त चारों अध्यक्ष सेनापति के अधीन होते थे, ठीक है, सेनापति के अधीन होते थे। इनको वेतन कितना मिलता था, इन चारों को अध्यक्षों को, मैंने वहाँ पे करवाया, इनको 8,000 पर्ण मिलता था। वैसे तृतीय श्रेणी के माध्ययों को 1,000 पर्ण मिलता था, लेकिन इन सेना के जो अध्यक्ष होते थे उनको 8,000 पर्ण मिलता था, है ना, मैंने वहाँ पे लिखवाया है। उक्त चारों अध्यक्ष सेनापति के अधीन होते थे। इन अध्यक्षों को 8,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था, है ना। और युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करता था, युद्ध में सेना का नेतृत्व मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, युद्ध में सेना का नेतृत्व हीरो करता था, नायक करता था, ठीक है। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है, ये जो सेनापति आया है ये था प्रथम श्रेणी का अमात्य, है ना, ये क्या था, ये तो था प्रथम श्रेणी का अमात्य, है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रथम श्रेणी का, है ना, प्रथम श्रेणी का अमात्य। और ये जो नायक था ये था द्वितीय श्रेणी का अमात्य, है ना, नायक द्वितीय श्रेणी का अमात्य था, है ना। और ये जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष ये थे तृतीय श्रेणी के अमात्य, तृतीय श्रेणी के अमात्य। आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इनको कितना वेतन मिलता था, 48,000 पर्ण, है ना, वार्षिक, इनको 12,000 पर्ण वार्षिक, है ना, और इनको 1,000 पर्ण वार्षिक मिलता था, लेकिन अध्यक्षों को 8,000 पर्ण दिया जाता था। अन्य जो यहाँ पे मैंने आपको 26 या 27 नाम लिखाए थे इनको अध्यक्ष कहा जाता था, उनको 1,000 पर्ण वार्षिक, मगर ये 4 जो लोग थे इनको 8,000 पर्ण वार्षिक। द्वितीय श्रेणी के अमात्य में मैंने 18 तीर्थ लिखाए थे, इनको 12,000 पर्ण वार्षिक मिलता था, वो सारी बात आपको पता होगी। कौटिल्य ने ये बताया है कि सेना में जो है चारों वर्णों से सैनिक आ सकते थे, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ नोट्स डाल के, यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट, है ना। तो कौटिल्य ने चारों वर्णों को सेना में शामिल होने का विधान रखा, शामिल होने का विधान दिया है, शामिल होने का विधान दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार कहीं ऐसे कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि कौटिल्य ने एक बात जरूर कही थी, कौटिल्य ने ये कहा था कि राजा चाहे क्षत्रिय व्यक्ति चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो वो राजा बनने के योग्य होता है, और शूद्र चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो वो कदापि राजा बनने के योग्य नहीं होता। राजा के बारे में जरूर कहा है, लेकिन सैनिक कोई भी बन सकता है, ये ध्यान रखना, है ना, कौटिल्य के बारे में। तो इसको आप उतारे विद्यार्थियों, ये था हमारा सैन्य प्रशासन। इसके अलावा जो कौटिल्य है वो हमको कुछ और बातें भी बताता है। वो बताता है कि युद्ध की जो सामग्रियां थी वो 2 प्रकार की होती थी, एक तो यंत्राणी और एक चल यंत्राणी, है ना। यंत्राणी में 10 और चल यंत्राणी में 17 वो बताते हैं, और इनको 17 प्रकार की सामग्री बताते हैं, जिनको मुख्य रूप से 3 भागों में वो बांटता है। एक तो सांग्रामिक सामग्री, है ना, जो युद्ध के समय काम आने वाली सामग्री। दूसरी है दुर्ग कूटिक सामग्री, है ना, दुर्ग क्रमिक सामग्री जो दुर्ग की रक्षा करने के लिए काम आती थी। और एक थी परशुरामी पतिक सामग्री, है ना, परशुरामी
पथिक नहीं, परशुरामी घातक सामग्री। परशुरामी घातक सामग्री मतलब जो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, उसके दुर्गों को नष्ट करने वाली सामग्री है ना, परशुरामी घातक सामग्री। ठीक है, इस प्रकार की सामग्री का जिक्र मिलता है। इसके अलावा जो सैनिक हुआ करते थे वो अपनी छावनियाँ बनाकर रहते थे, छावनी बनाकर, है ना, कैंट बनाकर, छावनी बनाकर रहते थे। तो उन छावनियों को गुल्म कहा जाता था, गुल्म, है ना। और इन छावनियों में रहने वाले सैनिकों को जो नकद वेतन जो दिया जाता था वो गुल्मदेह कहलाता था, है ना। क्या कहलाता था? गुल्मदेह कहलाता था। तो ये वाली बात और ध्यान रखनी है। इसके अलावा कौटिल्य ने, सॉरी, मेगस्थनीज ने अपनी जो पुस्तक है इंडिका, उसमें लिखा है कि सैन्य संचालन के लिए 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां कार्य करती थी। इस प्रकार टोटल 30 सदस्य जो थे वो यहाँ पे काम करते थे। देखो कौटिल्य ने जो है, सॉरी, मेगस्थनीज ने जो है यहाँ भी सैन्य संचालन के लिए भी 6 समितियों का उल्लेख किया है, और नगरीय प्रशासन में भी 6 समितियों की बात हमने की थी, आपको ध्यान होगा, नगरीय प्रशासन में। ठीक है, तो इन सब बातों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको उतारें विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से उतार लें, और मैं जो है आगे की बात यहाँ पर कर लेता हूँ सैन्य प्रशासन में। ठीक है, फिर हमारा सैन्य प्रशासन पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, आप यदि मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि आप क्लास को कृपया करके डाउनलोड करके ना देखें। उससे क्या है ना कि मेरा जो टाइम है वो कंज्यूम नहीं होता है ना, और अपना चैनल मोनेटाइज होगा नहीं फिर, क्योंकि टाइम बढ़ता ही नहीं है, आप लोग देखते हैं डाउनलोड करके। तो इसलिए आप कृपया करके और डाउनलोड करके ना देखें, ऑनलाइन ही देखें। आजकल तो 5G सबके पास है, तो अनलिमिटेड आता है डेटा, कभी भी देखो, क्या दिक्कत है। और वैसे भी मेरी रोज़ की 2 क्लासें आती हैं, तो रोज़ का 1.5-2 GB डेटा तो वैसे भी मिलता है, उसमें भी आप देख लोगे तो भी आपका काम बढ़िया से हो जाएगा, है ना, और मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कंटेंट मैं दे रहा हूँ तो उसके पीछे आप जो है मेरी मेहनत को देखें, और कम से कम ये इतना सा काम आप ज़रूर करें। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, और तो क्या ही है। बाकी आप जो है अपनी तैयारी को डिस्टर्ब मत करना। यदि डाउनलोड करके देखने से आप अपने आप को सूटेबल महसूस करते हैं और ऑनलाइन नहीं देख सकते, तो आप मेरे खातिर अपनी तैयारी डिस्टर्ब मत करना। मुझे यहाँ पे यदि चैनल मोनेटाइज हो भी जाएगा ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मुझे पता है पेन की ये जो स्याही खर्च हो रही है ना, इसका भी पैसा नहीं मिलेगा उन्हें को, तो लेकिन नाम हो जाएगा मोनेटाइज हो गया बस। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ाई तो डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपके पास 5G नेट है, अनलिमिटेड डेटा आता है, तो आप जो है बढ़िया तरीके से आप इसको कभी भी ऑनलाइन ही देखें, डाउनलोड करके ना देखें, है ना। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे की बात हम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मिटा दिया इसको। और एक सूचना और है विद्यार्थियों की, अपना ऐप आ रहा है, आप कहो तो साप्ताहिक टेस्ट लगा देंगे अपन, वीकली टेस्ट, और वहाँ से आप तैयारी को परख सकते हो। और टेस्ट सीरीज तो मैं लॉन्च करूँगा ही, आप चाहोगे तो साप्ताहिक टेस्ट भी अपन अब ले सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो कौन कौन विद्यार्थी हैं जो साप्ताहिक टेस्ट लेना चाहेंगे, देना चाहेंगे, वो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो अपन ऐप में साप्ताहिक टेस्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, उसका नॉर्मल सा शुल्क आपको देना पड़ेगा बस। चलो देखो, कौटिल्य जो है वो हमको बताता है सामग्री के बारे में 2 प्रकार की, है ना। कौन सी? एक तो बताता है यंत्राणी, सॉरी, एक तो बताता है यंत्राणी, और एक बताता है चल यंत्राणी, है ना। दोनों में वो यंत्राणी में 10 प्रकार की और चल यंत्राणी में 17 प्रकार की सामग्री का जिक्र मिलता है, लेकिन दोनों ही प्रकार की सामग्री को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो कैसे है, देखो मैं बताता हूँ। यंत्राणी, तो ये यंत्राणी है ना, यंत्राणी ऐसे होगा, यंत्राणी ये 10 प्रकार के थे, और एक थी चल यंत्राणी, है ना, चल यंत्राणी। ठीक है, ये थे 17 प्रकार के, लेकिन इन दोनों के ही सेम प्रकार थे। जैसे मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ ही बता देता हूँ,
इसमें एक तो होते थे संग्रामिक, है ना, संग्रामिक सामग्री। संग्रामिक सामग्री जो होती थी, संग्रामिक सामग्री मतलब युद्ध के दौरान जो काम आने वाले अस्त्र शस्त्र थे वो आते थे इसमें, है ना, युद्ध के दौरान, ठीक है, युद्ध के दौरान काम आने वाले शस्त्र, है ना, आने वाले उपकरण, ठीक है, उपकरण, ठीक है, युद्ध के दौरान काम आने वाले उपकरण। नंबर 2 में आते थे हमारे दुर्गकूटिक, है ना, दुर्गकूटिक सामग्री, ठीक है। दुर्गकूटिक सामग्री में जो आती थी मतलब शत्रु पक्ष के दुर्ग को शत्रु पक्ष के दुर्ग को नष्ट करने वाली सामग्री, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, शत्रु पक्ष की तो वह अगली वाली है, ये है दुर्ग की रक्षा करने वाली सामग्री, है ना, दुर्ग सॉरी दुर्ग क्रमिक है, सॉरी दुर्ग क्रमिक सामग्री, दुर्ग क्रमिक सामग्री, है ना, दुर्ग की रक्षा हेतु, दुर्ग की रक्षा हेतु, है ना, दुर्ग की रक्षा हेतु ये काम आती थी। और जो तीसरे प्रकार की थी वो थी हमारे तीसरे प्रकार की जो थी रामाघातिक, रामाघातिक थी, है ना, परशुरामाघातिक, है ना, परशुरामाघातिक सामग्री। हाँ, तीसरे नंबर पे मैं लिखूं परशुरामाघातिक सामग्री, ठीक है, परशुरामाघातिक सामग्री। इसमें मेरे हिसाब से ठीक ही है ये शब्द, ठीक है। इसमें यदि थोड़ा बहुत माइनर अंतर हो तो आप चला देना, समझ जाना एग्जाम में कि इस प्रकार की है। परशुराम का नाम जरूर ध्यान रखना बस, परशुराम और घातिक सामग्री ये ध्यान रखना बस, ठीक है। परशुरामा घातिक सामग्री ये होती थी दुश्मन के दुर्ग को नष्ट करने वाली सामग्री, है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दुश्मन के या शत्रु पक्ष के दुर्ग को नष्ट करने वाली सामग्री, है ना, ये इसमें आती थी, ठीक है। ये कौटिल्य हमको बताते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये यंत्राणी में भी आती थी, चल यंत्राणी में भी इस प्रकार की सामग्री आती थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो सेना छावनी में रहती थी उसको गुल्म कहा जाता था ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं छावनी में रहने वाली सेना, छावनी को मतलब छावनी को ही गुल्म कहा जाता था, एक तरीके से ये मान लो आप, है ना, छावनी को गुल्म कहा जाता था। और जो यहाँ जो सेना रहती थी उस सेना को नगद वेतन जो दिया जाता था वो नगद वेतन गुल्मदेह कहलाता था, है ना, ये बात मैं बताना चाहूँगा। तो छावनी को, सेना की छावनी को, छावनी होती सेना की है लेकिन मैं चलो पूरा लिखता हूँ, सेना की छावनी को गुल्म कहा जाता था। ये इस प्रकार से पूछ लेते हैं गुल्म क्या होता है ना, गुल्म कहा जाता था, गुल्म कहा जाता था वह सेना को दिया जाने वाला नकद वेतन, सेना को दिया जाने वाला नकद वेतन, नकद वेतन क्या कहलाता था, सेना को दिया जाने वाला नकद वेतन गुल्मदेह कहलाता था, गुल्मदेह कहलाता था, ठीक है, गुल्मदेह कहलाता था। तो इसमें गुल्म और गुल्मदेह दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोनों बस, ठीक है, इसको आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। इसके अलावा और हमको जो है मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में बताता है कि 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां और इन सेना का जो है मैनेजमेंट देखती थी, है ना, प्रबंधन का काम जो है वो करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज ने
5 सदस्यों वाली 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है अब 5 समितियों की 6 हो गई, तो 5 × 6 करेंगे तो कितना हो गया? 30 सदस्य इनका संचालन करते थे, है ना। अब ये 6 समितियां कौन कौन सी थी, इनकी मैं बात कर लेता हूँ। 6 समितियों में देखो 4 समितियां तो वो सीधे हो जाएंगी, जैसे पैदल सेना समिति, है ना, पैदल सेना समिति, ठीक है। दूसरी थी रथ सेना सॉरी सही है, रथ सेना समिति, है ना, रथ सेना समिति। एक है अश्व सेना समिति, अश्व सेना समिति। एक है रथ सेना समिति, सॉरी रथ सेना समिति। और एक है इसमें नौसेना समिति, है ना, नौसेना, या मैं इसको लिखूं जल सेना समिति, जल सेना समिति। और आखिरी जो है ना, इस ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आप लिखना यातायात, सॉरी यातायात या रसद, यातायात देखती थी, रसद देखती थी, है ना। मतलब सेना कहीं जा रही है अभियान पे तो उसके रास्तों का निरीक्षण करती थी, किस रास्ते से हमको जाना चाहिए, और उनकी जो युद्ध सामग्री है उसको भी रखती थी, खाने रसद को भी रखती थी, खान पान की व्यवस्था को भी वो जो है देखती थी, है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यातायात है, रसद है ना। और जो भी मतलब अपने साथ सामान ले जाते थे, अस्त्र शस्त्र लेके जाते थे, उनका ख्याल रखती थी कोई सैनिक, है ना, इस प्रकार से था। तो यातायात है, रसद है ना, युद्ध सामग्री है, युद्ध सामग्री है, इन सब का ख्याल रखने वाली जो समिति थी उसका जिक्र हमको यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार से ये 6 समितियों का जिक्र, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, इस प्रकार टोटल 30 सदस्यों का जिक्र मेगास्थनीज ने इंडिका में किया है। ध्यान रखना, ऐसे ही 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का जिक्र मेगास्थनीज ने ही कहाँ के संदर्भ में किया है, नगरीय प्रशासन में किया है ना। तो ध्यान रखना, नगरीय प्रशासन और सेना दो के लिए ये व्यवस्था की गई है। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि न्याय व्यवस्था के लिए मेगास्थनीज ने 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का जिक्र किया है, ये एक लाइन दे दी। अब ये सत्य है गलत है, तो हम वहाँ पे हमको तो यही ध्यान रहता है कि 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का जिक्र किया है, तो हम वहाँ उसको सही कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि किसके संदर्भ में किया है। एक तो सेना के लिए किया है, ये ध्यान रखना, है ना, सॉरी ये हाँ सेना के लिए किया है कि सेना का जो प्रबंधन देखती थी उसके लिए, और एक नगरीय प्रशासन के लिए वहाँ पे दे देंगे कि मंडलीय प्रशासन के लिए था, मतलब आहार विषय या जनपद के लिए था, या फिर ग्राम प्रशासन के लिए 6 समितियों का जिक्र था। तो ग्राम प्रशासन के लिए नहीं था, आहार विषय के लिए नहीं था, जनपद के लिए नहीं था, मंडल के लिए नहीं था, नगर के लिए था। ध्यान रखना, प्रादेशिक भी आ जाएगी, प्रादेशिक प्रशासन चलाने के लिए 6 समितियों का जिक्र था, नो, ये है ना, ऐसी चीज ध्यान रखनी है ना, किसके लिए था, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। 6 समितियां थी, ऐसे तो सबको पता है ना। तो आप इसको उतारे। अब हम वैसे हो गया है टाइम, क्लास 10 प्रशासन की बात हो गई। अब हम जो है, चलो एक छोटा सा मामला है गुप्तचर प्रशासन का, वो कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे की बात करेंगे, फिर अगली क्लास में करेंगे आगे की बात। मतलब प्रशासन वाला जो है ये पूरा हो जाएगा, हम फिर उस पर अर्थव्यवस्था पे इधर चले जाएंगे, है ना। आपने इसको बढ़िया से उतार लिया होगा, ये मुझे विश्वास है। चलो देखो, हम गुप्तचर की बात करें तो हमें गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है भारतीय स्रोतों से भी और यूनानी स्रोतों से भी मिलता है ना। तो यहाँ पे दोनों ही स्रोतों की बात कर लेंगे। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था की मैं बात करूं तो यूनानी स्रोतों की बात करते हैं। यूनानी स्रोत, है ना, यूनानी स्रोत में मेगास्थनीज है ही है और डायोडोरस है, वो दोनों जो है इनको ओवरसियर्स और ओवरसियर्स के नाम से उल्लेखित करते हैं, ओवरसियर्स। और एक नाम और मिलता है इनका
एपिस एपिस कोपोई, है ना, एपिस्कोपई या ओवरसियर्स और एपिस्कोपई, ये दो नाम हम इनको बताते हैं यूनानी साहित्य, है ना। एक नाम तो मिलता है ओवरसियर्स और दूसरा मिलता है एपिस्कोपई, है ना, एपिस्कोपई। ये दो नामों का जिक्र हमको करता है यूनानी साहित्य में। एक तो मेगास्थनीज आप स्वयं करते हैं, मेगास्थनीज, ठीक है, और एक नाम और मिलता है मेगास्थनीज व डायाडोरस, डायाडोरस भी करते हैं, ठीक है, मेगास्थनीज व डायाडोरस करते हैं। वहीं एक नाम और मिलता है, एक दूसरा नाम इंस्पेक्टर मिलता है, एक तो इंस्पेक्टर और एक मिलता है एफोरोई भी इनको कहा जाता था ना, एफोरोई, ठीक है, इंस्पेक्टर व एफोरोई कहा जाता था। ये जो नाम दिए, ये नाम इनको दिए थे स्ट्राबो 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 व एरियन ने, है ना, स्ट्राबो व एरियन ने ये नाम दिए थे, है ना। ये किन के नाम थे? ये गुप्तचरों के नाम थे, ध्यान रखना, इनके नाम थे, गुप्तचरों के नाम थे, है ना, गुप्तचरों के नाम थे। अब हम बात करते हैं भारतीय साहित्य की, है ना। भारतीय साहित्य की मैं बात करूं, भारतीय साहित्य में इनको जो नाम दिया गया है वो गूढ़ पुरुष कहा गया है ना, गूढ़ गूढ़ पुरुष, ठीक है, क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है गुप्तचर को, ना, गूढ़ पुरुष कहा गया है, गुप्तचरों का नाम, है ना, गुप्तचरों का नाम क्या कहा गया है? गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। इसके अलावा गुप्तचरों का जो प्रधान होता था उसकी बात मैंने आपको की थी, महामात्यापसर्प मैंने बताया था ना, महामात्यापसर्प, इनका जो प्रमुख होता था, प्रमुख वो होता था महामात्याप महामात्याप सर्प, है ना। अब इसको तृतीय श्रेणी का माध्य में शामिल किया था, नहीं किया था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 26-27 इसीलिए वो संख्या मिलती है, ये मैंने पहले बताया था आपको। स्त्री व पुरुष दोनों हो सकते थे इसमें, है ना, स्त्री व पुरुष कोई भी इसमें शामिल हो सकते थे, है ना। और पूरे साम्राज्य में ये फैले हुए थे, संपूर्ण साम्राज्य में होते थे, है ना, होते थे, ठीक है। तो ये वाली व्यवस्था थी भारतीय साहित्य में। इसके अलावा कौटिल्य जो हमको बात बताते हैं, कौटिल्य वो गुप्तचर व्यवस्था कुछ इस प्रकार से बताते हैं ना, कौटिल्य के अनुसार मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, कौटिल्य के अनुसार, ठीक है, कौटिल्य के अनुसार जो गुप्तचर हैं वो है, एक तो है संस्था, है ना, संस्था, और एक है संचार, संस्था और संचार। संस्था और संचार में अंतर क्या है? ये तो है एक ही स्थान पर रहने वाले, है ना, एक ही स्थान पर रहते थे और सूचना इकट्ठी करते थे, और ये थे भ्रमणशील, है ना, ये क्या थे? भ्रमणशील थे, है ना। संचार में जो आते थे ये भ्रमणशील होते थे। अब संस्था में जो आते थे वो मैं आपको बताऊं तो कापटिक आते थे, उपास्थिक आते थे, है ना, कापटिक है, उपास्थिक है, इसके अलावा गृहपतिक है ना, गृहपतिक है, वैदेहक है, तापस है, ये आते थे। जबकि इस संचार में आते थे सत्री, है ना, तीक्ष्ण शरद, शक्ति, तीक्ष्ण शरद और परिव्राजिका, है ना, ये आते थे। तो इसमें मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे जो है संचार में सत्री एक नंबर पे, दूसरा है तीक्ष्ण, चौथा है शरद, है ना, शरद, चौथा क्या है? शरद, और इसमें एक लिख देंगे हम परिव्राजिका, परिव्राजिका, ठीक है, परिव्राजिका है। और इसमें जो आते थे मैं लिखूं यहाँ पे उपापटिक, उपापटिक, ठीक है, एक जो है उपापटिक होते थे, और उपापटिक होते थे
गृहपतिक होते थे, है ना, गृहपतिक होते थे, उपापटिक नहीं, कापटिक होते थे, सॉरी, कापटिक, उपास्तिक, हाँ, कापटिक उपास्तिक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। कापटिक है ये, कापटिक, कापटिक है, और एक होता था कापटिक उपास्तिक, 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 है ना, कापटिक उपास्तिक, और इसके अलावा और आते हैं इसमें गृहपतिक, गृहपतिक, है ना, गृहपतिक है, और आते हैं इसमें गृहपतिक वैदेहक, है ना, वैदेहक, और एक है तापस, ठीक है, तापस। इस प्रकार से ये होते थे कापटिक, उपास्तिक, उपास्तिक, गृहपतिक, वैदेहक और तापस, है ना, ये आते थे। ये एक जगह स्थायी थे, ये संचारशील थे, भ्रमणशील थे, ठीक है। इस प्रकार से ये नाम हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। और भी मतलब इनके बारे में व्याख्या मिलती है कि ये जो लोग थे, जैसे जो क्षत्रिय होते थे, ये कई विद्याओं में निपुण होते थे, है ना, और कला करते हुए ऐसे भ्रमणशील थे। तो इसमें ये क्या है कि मनोरंजन करते थे, नृत्य वगैरह, है ना, नृत्य करके, या कोई ज्योतिष होते थे, या वशीकरण का काम करते थे, है ना, वशीकरण, मतलब विभिन्न विद्याओं में निपुण होते थे, है ना, विधाओं में निपुण होते थे, ये विधाओं में निपुण होते थे, ठीक है, विधाओं में निपुण होते थे ये लोग, ठीक है, क्षत्रिय। और तीक्ष्ण जो होते थे, ये पैसे के लिए मरने मारने का काम करते थे, मतलब कैसे भी हो इनको पैसे चाहिए ना, पैसे हेतु, पैसे हेतु मरने मारने वाले, मरने मारने वाले, ठीक है, पैसे हेतु ये कुछ भी कर सकते थे तीक्ष्ण लोग। शरद जो होते थे, ये आलसी होते थे, आलसी होते थे, क्रूर होते थे, बड़े ही क्रूर, है ना, बंधुत्वहीन, मतलब बंधुत्वहीन होते थे, मतलब भ्रातृत्व की भावना नहीं थी। परिव्राजिका में जो भिक्षुणी वगैरह होती थी, ये होती थी, है ना, भिक्षुणी महिलाएं वगैरह, सन्यासी वगैरह, ये होते थे, है ना, ये होते थे उसमें। और इनकी बात करें, कापटिक में विद्यार्थी वेश में रहते थे ये, है ना, विद्यार्थी के वेश में रहते थे, विद्यार्थी है कापटिक में, हाँ, तो होते थे विद्यार्थी। और इसमें ये उपास्तिक जो है, ये शायद गृहस्थ थे ना, एग्जैक्टली मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये गृहस्थ थे, और इसको मैं गृहस्थ लिख रहा हूँ। यदि इसमें कुछ अलग होगा ना, तो मैं आपको अगली क्लास में ठीक करवा दूंगा। बाकी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसका जो है गृहस्थ, गृहस्थ नहीं था, ये सन्यासी था ना, सन्यासी था, और तापस भी मुंडन करवाने वाले होते थे। तो ये गृहस्थ नहीं, ये सन्यासी होते थे एक ही जगह पर, लेकिन ये सन्यासी वेश में होते थे, है ना, गृहस्थ नहीं है, ये सन्यासी वेश में होते थे, ठीक है। ये विद्यार्थी वेश में रहते थे, सॉरी, विद्यार्थी वेश में, ये सन्यासी वेश में। गृहपतिक जो होते थे, ये गरीब किसान होते थे, है ना, ये गरीब किसान के रूप में होते थे, गरीब किसान बनकर, और गरीब किसान बनकर, और ये जो है सूचना का काम करते थे। ऐसे वैदेहक जो होते थे, ये गरीब व्यापारी होते थे, गरीब व्यापारी, है ना, गरीब व्यापारी। और तापस जो होते थे, या तो मुंडन किए हुए रहते थे, या ये जटाधारी होते थे, या तो मुंडन किए या जटाधारी होते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एक एक बात को बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ये थी कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर व्यवस्था, है ना, गुप्तचर व्यवस्था है ये कौटिल्य के अनुसार, गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है, किसके अनुसार है, कौटिल्य के अनुसार। ये हमने बांट दिए, ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो है कुछ गुप्तचर, कुछ गुप्तचर ऐसे भी होते थे जो विदेशों में नियुक्त किए जाते थे, उनको उभयचर कहा जाता था, उभय वेतन, उभयचर क्या, उभय वेतन कहा जाता था, तो विदेशों में नियुक्त किए जाते थे। और उसमें 3 प्रकार के प्रमुख रूप से होते थे। एक तो होता था निसृष्टार्थ, और दूसरा होता था शासनहार, है ना, शासनहार, और एक और होता था हमारे परिमितार्थ होता था, है ना, परिमितार्थ। तो निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार, ये 3 प्रकार के और होते थे, इनका भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा।
देखो उभय वेतन, उभय वेतन कौन होते थे? विदेशों में नियुक्त, है ना, विदेशों में नियुक्त गुप्तचर, ठीक है, उभय वेतन होते थे। ये 3 प्रकार के होते थे, निसृष्टार्थ, निसृष्टार्थ, है ना, इनको सर्वाधिकार प्राप्त थे ये, ठीक है, सर्वाधिकार प्राप्त, है ना। एक होता था परिमितार्थ, परिमितार्थ, है ना, सीमित अधिकार होते थे इनके पास, सीमित अधिकार। और एक होता था शासनहार, शासनहार, ये राजा के, या मैं लिखूं शासक के आदेश ले जाने वाला होता था, शासक के आदेश ले जाने वाला, ठीक है। ये इस प्रकार से ये क्या होते थे? राजदूत थे ये, है ना, 3 प्रकार के राजदूत थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बढ़िया से उतार लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों, हमारी गुप्तचर व्यवस्था यहाँ पे पूरी होती है। और अब हम बात करेंगे इससे आगे की घटना को, इससे आगे का जो भी इतिहास है उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।